बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। जज़ाकल्लाह। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। किस्त नंबर 9। चित्तौड़। तारीख, मोहब्बत या अफसाना। वो जंग जिसने एक किले को अमर कर दिया और एक रिवायत को सदियों तक जिंदा रखा। बाज़ औक़ात तारीख़ में एक जंग इतनी है मगर अवाम इस जंग के गिर्द एक दास्तान बुन देते हैं। चित्तौड़ इन्हीं दास्तानों में से एक है। 1303 ईस्वी राजस्थान अरावली के पहाड़ों पर सूरज तुलू हो रहा था। एक बुलंद पहाड़ी पर हिंदुस्तान का सबसे अजीम किला खड़ा था, चित्तौड़। इसकी दीवारें आसमान से बातें करती थी। किले के अंदर हजारों सिपाही अपने हथियार तैयार कर रहे थे। औरतें मंदिरों में दुआएं मांग रही थी। बच्चे अपने बापों को आखिरी बार देख रहे थे। किले के बाहर जहां तक नजर जाती थी दिल्ली की फौज का समंदर फैला हुआ था। हजारों खेमे, सैकड़ों हाथी, मंजनीकें और उन सब के दरमियान सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। इसने किले की तरफ देखा और कहा, रणथंभौर गिर चुका है, अब चित्तौड़ की बारी है। लेकिन सदियों बाद लोग इस जंग को किसी और वजह से याद करेंगे। एक नाम, पद्मिनी। क्या ये हकीकत थी या एक ऐसी दास्तान जिसने तारीख को अफसाना बना दिया? आइए जानते हैं। चित्तौड़ की अहमियत। चित्तौड़ सिर्फ एक किला नहीं था, ये मेवाड़ की शान था। राजपूतों की इज्जत, उनकी आज़ादी, उनकी शनाख्त। यह किला तकरीबन 8 किलोमीटर लंबी पहाड़ी पर तामीर किया गया था। इसके अंदर पानी के ज़खायर थे, महल्लात थे, मंदिर थे, बाजार थे। गोया ये एक मुकम्मल शहर था। इसीलिए कहा जाता था, जिसने चित्तौड़ फतह किया उसने राजपूताना के दिल पर कब्जा कर लिया। सुल्तान की नज़र चित्तौड़ पर क्यों गई? रणथंभौर फतह हो चुका था लेकिन राजपूत मज़ामत अभी ख़त्म नहीं हुई थी। चित्तौड़ एक आज़ाद रियासत थी। अगर यह किला आज़ाद रहता तो दूसरे राजपूत हुक्मरान भी दिल्ली की अताअत से इनकार करते रहते। अलाउद्दीन जानता था, अगर सुल्तान सल्तनत को मुत्तहिद रखना है तो चित्तौड़ को फतह करना ज़रूरी है। यह हमला सियासी भी था, फौजी भी और अलामती भी। किले के अंदर। किले के हुक्मरान रतन सिंह, जिन्हें बाद रिवायात में रतन सिंह भी कहा गया, ने अपने सरदारों को जमा किया। एक बूढ़ा राजपूत बोला, महाराज, दिल्ली की फौज पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। रतन सिंह ने जवाब दिया, हो सकता है, लेकिन चित्तौड़ की दीवारें भी पहले जैसी ही मजबूत हैं। सिपाहियों ने तलवारें बुलंद कर दी। मुहासरा। सुल्तान ने किले को चारों तरफ से घेर लिया, रास्ते बंद कर दिए, खुराक की आमद रुक गई, मंजनीकें नस्ब कर दी गई। हर रोज पत्थर किले की दीवारों से टकराते। हर रात राजपूत सिपाही हमला आवरों पर तीर बरसाते। महीने गुजरते गए लेकिन किला कायम रहा। एक अजीब खामोशी। मुहाजरा लम्बा होता गया। दिल्ली की फौज भी थकने लगी। किले के अंदर भी खुराक कम होने लगी। सुल्तान ने अपने जर्नैलों से कहा, ताकत से ना सही, वक्त से ये किला हमारा होगा। यही इसकी हिकमत अमली थी। वो जल्दबाजी नहीं करता था, वो दुश्मन को थका देता था। आखिरी हमला। 8 माह के करीब मुहासरे के बाद सुल्तान ने फैसला कुन हमले का हुक्म दिया। मंजनीकों से मसलसल गोलाबारी हुई। दीवारों के कमज़ोर हिस्सों पर हमले किए गए। हाथी दरवाज़ों से टकराने लगे। आखिरकार किले का दिफा टूटने लगा। राजपूत सिपाही आखिरी सांस तक लड़ते रहे लेकिन दिल्ली की फौज तादाद, वसाइल और मुसलसल मुहासरे की वजह से गालिब आ गई। जौहर। जब शिकस्त यकीनी हो गई, किले के अंदर एक रात फैसला हुआ। राजपूत रिवायत के मुताबिक औरतों ने कैद और गुलामी से बचने के लिए जौहर किया। मर्दों ने ज़ाफ़रानी लिबास पहना, आखिरी बार दरवाजे खोले और मौत तक लड़ने निकल पड़े। ये मंजर राजपूत तारीख का एक आम बाब बन गया। पद्मिनी की कहानी। अब आते हैं इस सवाल की तरफ जो 700 साल से लोगों के जहन में है, क्या अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर हमला सिर्फ रानी पद्मिनी को हासिल करने के लिए किया था? जवाब,
تاریخی طور پر واضح نہیں ہے۔ یہ داستان ہمیں سب سے پہلے تقریباً 200 سال بعد 16ویں صدی میں صوفی شاعر ملک محمد جائسی کی مشہور پدماوت مثنوی میں ملتی ہے۔ پدماوت ایک ادبی اور تمثیلی تخلیق ہے، نہ کہ معاصر تاریخی بیان۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ علاؤالدین کے زمانے کے قریب 3 مورخ جیسے امیر خسرو، ضیاء الدین برنی چتور کی جنگ کا ذکر تو کرتے ہیں، لیکن رانی پدمنی یا آئینے میں چہرہ دیکھنے والی مشہور کہانی کا کوئی ذکر نہیں کرتے۔ اسی لیے جدید مورخین کی اکثریت اسے تاریخی واقعہ نہیں بلکہ بعد کی ادبی روایت سمجھتی ہے۔ چتور کی فتح 1303 عیسوی میں چتور دہلی سلطنت کے قبضے میں آ گیا۔ علاؤالدین نے قلعے کا نام کچھ عرصے کے لیے اپنے بیٹے خضر خان کے نام پر خضر آباد رکھنے کی کوشش کی۔ قلعے میں شاہی عملہ تعینات کیا گیا، دہلی کا پرچم بلند ہوا۔ سلطان نے ایک اور عظیم قلعہ فتح کر لیا تھا، لیکن کیا واقعی سب ختم ہو گیا؟ چتور فتح ہو گیا، لیکن راجپوتوں کی مزاحمت ختم نہیں ہوئی۔ کئی برس بعد میواڑ دوبارہ راجپوتوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ چتور صرف ایک شکست کی علامت نہیں بلکہ مسلسل مزاحمت کی علامت بھی بن گیا۔ حقیقت یا افسانہ؟ افسانہ آئینے میں پدمنی کو دیکھنے کی کہانی۔ صرف پدمنی کو حاصل کرنے کے لیے جنگ، تمام تفصیلات جیسا کہ بعد کی لوک کہانیوں میں بیان ہوتی ہیں۔ تاریخی حقیقت 1303 عیسوی میں علاؤالدین نے چتور کا محاصرہ کیا۔ کئی ماہ کے بعد قلعہ فتح ہوا۔ جنگ کا بنیادی مقصد سیاسی اور فوجی بالادستی تھا۔ جوہر کی روایت کا ذکر بعد کے متعدد راجپوت ماخذ میں ملتا ہے، اگرچہ اس کی تمام جزیات پر مورخین متفق نہیں۔ تاریخی تجزیہ چتور کی فتح علاؤالدین کی سب سے عام عسکری کامیابیوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کے اثرات: راجپوتانہ میں دہلی کی طاقت مزید مستحکم ہوئی، سلطنت کی ساکھ میں اضافہ ہوا۔ دیگر ریاستوں کو واضح پیغام ملا کہ دہلی کی مرکزی حکومت کو چیلنج کرنا آسان نہیں، مگر اس فتح نے راجپوت مزاحمت کی یاد کو بھی ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ اسی لیے چتور کی جنگ کو 2 مختلف زاویوں سے دیکھا جاتا ہے۔ دہلی سلطنت کے لیے یہ ایک عظیم فوجی کامیابی تھی، راجپوت روایت میں یہ قربانی، عزت اور مزاحمت کی علامت بن گئی۔ اس قصے سے حاصل ہونے والے اسباق: تاریخ اور ادب ہمیشہ ایک چیز نہیں ہوتے۔ مقبول روایات کو معاصر تاریخی ماخذ سے الگ رکھ کر دیکھنا ضروری ہے۔ کسی بھی جنگ کے سیاسی، عسکری اور ثقافتی پہلو الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ ایک ہی واقعہ مختلف قوموں کی اجتماعی یادداشت میں مختلف معنی اختیار کر سکتا ہے۔